Hello बच्चों, welcome to Achievers Career Institute. Today we will be starting with our first chapter that is mole concept. तो बच्चों आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एक बेस प्रिपेयर करता है. और अगर हम बात करें कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में कैसे आगे बढ़ेंगे, तो मैं एक बात आप लोगों को कंफर्म बता देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल ज़ीरो से भी छोड़िए नेगेटिव से शुरू करेंगे. नेगेटिव से शुरू करने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल मान के चलूँगा कि आपको अभी तक कुछ नहीं आता है, आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट. बच्चों मोल कॉन्सेप्ट या मोल की बात करने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो थोड़ी सी बेसिक्स हैं. लाइक आपको एटम समझना पड़ेगा, आपको एलिमेंट समझने पड़ेंगे, आपको कंपाउंड समझने पड़ेंगे. ये सब वैसे तो हमें छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, बट एक रिवीजन के लिए हम दोबारा इसे पढ़ेंगे. तो अगर आपका बचपन का चैप्टर याद हो, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर या फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो वहाँ पे हमको बताया जाता है कि अगर लाइफ को छोड़ दें, किसको छोड़ दें बेटा? लाइफ को छोड़ दें, तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, हम उन्हें दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बेटा? दो तरीके से. तो पहली बात, लाइफ को छोड़ दें, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया है कि आत्मा है, परमात्मा है, और हम उस डिबेट में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उससे हमारा केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है. लाइफ को छोड़ दें तो जो यूनिवर्स है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला क्लासिफिकेशन आएगा बेटा मैटर का. कोई भी चीज़ मैटर हो सकती है या कोई भी चीज़ क्या हो सकती है बेटा? एनर्जी हो सकती है. अब आपके मन में आया होगा सर कोई चीज़ मैटर कौन है और एनर्जी कौन है, कुछ एग्जांपल देके समझाइए. तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं सब मैटर हैं. जैसे ही मैं डेफिनेशन लिखूँगा आप बिल्कुल समझ जाएंगे. और एनर्जी जैसे हीट है, लाइट है, ये सब एनर्जीज़ हैं. तो बेटा जो मैटर की डेफिनेशन थी, वैसे तो हमें बचपन से रटाई गई होती है और हम सबको याद होती है. मैटर को हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास कुछ मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. अब एग्जांपल्स के लिए आप अपने आसपास कुछ भी देख सकते हैं. आपके पास टेबल, चेयर, पेन, सब क्या है बेटा? मैटर है. सब कुछ क्या है? मैटर. तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा मैटर के बारे में ही समझेंगे. अब बेटा केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में बेसिकली हम किसी भी चीज़ की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. किसी भी चीज़ की कोई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. वैसे ही मैटर का भी क्लासिफिकेशन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया गया है. जैसे अगर हम बात करें फर्दर एनर्जी की, अभी हमें बात नहीं करनी है. एनर्जी हम आगे आने वाले करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स में समझेंगे. अभी हम जितना समझ रहे हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन आगे कैसे होता है. तो मैटर का क्लासिफिकेशन होगा बेटा, अभी जैसे मैंने बताया, मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं. आप जैसे जानते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वैसे तो 5, 6, 7, 8 कितनी भी हो सकती हैं. बाद में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी आता है, प्लाज्मा भी आता है, बट जो अपने काम का है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो भी हम मेटल का क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें आता है सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस। इन लेक्चर्स को बेटा पूरी तरीके से समझने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कुछ पेजेस और 2 पेन लेके बैठें। उससे होगा क्या, अगर आप इन्हें ऐसे ही हाथ जोड़े देखते रहेंगे कि जैसे मूवी चल रही है, तो बेटा ये मूवी की तरह ही निकल जाएंगे। मूवी में तो चलो तब भी आपको कुछ पार्ट्स अगर अच्छे लग जाते हैं तो याद रह जाते हैं, बट पढ़ाई के साथ तो ऐसा है नहीं। पढ़ाई तो आप लोग कोशिश करते हो कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भूल जाएं। पढ़ाई को रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और रिवाइज़ कैसे होगा, नोट्स से होगा बेटा रिवाइज़। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते हैं। बाकी अगर आप इस नोट्स की PDF मांगेंगे तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे जितना भी कंटेंट बन रहा है सिर्फ आपके लिए बन रहा है। ये PDFs, ये लेक्चर्स, बाकी आगे जो शीट्स आएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब आपके लिए है। एज इट इज़ सब कुछ दे दिया जाएगा आपको, बस आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन हमने किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर्स के 3 स्टेट्स ऑफ मैटर निकल के आते हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो आगे क्लासिफिकेशन पे चलना चाहिए, बट यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉलिड्स बेटा हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के। एक होते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे होते हैं बेटा आपके एमॉर्फस सॉलिड्स। इनकी आगे बात हम एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें बहुत डिटेल में करेंगे। बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे के चल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पढ़ भी चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इनमें फास्ट चलेंगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ पढ़ चुके हैं तो मैं कुछ नहीं बताऊँगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, बट बात बस इतनी है कि जब ये चैप्टर आएगा तब पढ़ाएंगे। बेटा जो इनमें बेसिक डिफरेंस होता है, जो भी इन दोनों सॉलिड्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंस। इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये अरेंजमेंट बहुत ऑर्डरली होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डरली और लॉन्ग अरेंजमेंट। मतलब एक लंबी सीरीज़ में आप देखेंगे तो आपको एक ऑर्डर में अरेंजमेंट नज़र आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी रूम के बाहर खड़े हैं और रूम के बाहर लगभग 100 फुटबॉल्स हैं। आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, और हमको एक काम मिला है कि इन फुटबॉल्स को रूम में अंदर अरेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे, आप रूम के कॉर्नर से शुरू करेंगे और एक एक फुटबॉल उसके साइड साइड में रखते चले जाएंगे। फॉर लाइक अगर ये एक रूम का कॉर्नर मान लें आप, तो वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसके ऊपर भी रखेंगे आप, फिर इधर भी रखेंगे, और इसके ऊपर भी आएगी। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो जैसे ही ये हुआ एक टाइप का अरेंजमेंट, आपने ऐसा किया क्योंकि आप समझदार हैं, आपको मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं बाहर से ही वो फुटबॉल्स रूम के अंदर फेंकना शुरू कर दूँगा, क्योंकि इससे काम जल्दी होगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो वो जो अरेंजमेंट निकल के आएगा, उसकी अगर मैं आपको 3D फ़ोटो दिखाना चाहूँ, वो कुछ ऐसे निकल के आएगा कि एक फुटबॉल यहाँ होगी, एक 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 यहाँ होगी। अब इन दोनों अरेंजमेंट्स में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। डिफरेंस किस चीज़ का है? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सिर्फ अरेंजमेंट का डिफरेंस है, और उस अरेंजमेंट के डिफरेंस से बहुत सारे डिफरेंस आ जाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यही ऑर्डरली अरेंजमेंट था, लॉन्ग अरेंजमेंट था। अमॉर्फस के केस में यही रैंडम होगा और शॉर्ट होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना, सॉलिड शेड शुरू करेंगे तो यहीं से करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बेटा मेटल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है बेटा? 2 टाइप से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मैटर को 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हमारा पहला टाइप आता है, जो हमारा पहला टाइप आएगा बेटा वो आएगा प्योर, और दूसरा टाइप आएगा इम्प्योर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे या तो मैटर को हम प्योर बोलते हैं या इम्प्योर बोलते हैं।
अच्छा, कभी भी आपने प्योर या इम्प्योर वर्ड सुना होगा, तो आपने सुना होगा बेसिकली अडल्ट्रेशन को लेके, मिलावट को लेके। जैसे कई बार आपने घर में सुना होगा मम्मी पापा को बातचीत करते हुए कि दूध आजकल प्योर नहीं आ रहा है, या फिर आजकल जितने भी खाने के सामान आ रहे हैं सब इम्प्योर आ रहे हैं या प्योर नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे उनके कहने का मतलब होता है कि बेसिकली इनमें मिलावट करी जा रही है, अडल्ट्रेशन हो रही है। पर हम थोड़ा सा अलग हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। किसके भी स्टूडेंट हैं बेटा? साइंस के स्टूडेंट हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ तब प्योर होती है जब उसके जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स बेसिकली जिससे मिलके वो पूरा मैटर बना है। जैसे आप सबको पता होगा एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके वो पूरी चीज़ बनी होती है। जैसे वुड के पार्टिकल से मिलके बना है, आयरन के पार्टिकल से मिलके बना है। ये सब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग हम प्योर उन चीज़ों को बोलेंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे क्या हैं बेटा? सेम है। क्या है बेटा? सेम। तो जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे सेम नहीं होंगे उन्हें हम इम्प्योर बोल देंगे, और जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे सेम हैं उन्हें हम प्योर बोलते हैं। आगे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को लेके बढ़ें तो प्योर हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं बेटा? दो। प्योर का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन बोलते हैं तो बोलते हैं प्योर दो चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो हमारे एलिमेंट्स प्योर हैं। क्या प्योर हैं बेटा? एलिमेंट्स प्योर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में सारे फॉस्फोरस के ही पार्टिकल एटम्स होंगे। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र में सारे सल्फ़र के ही एटम्स होंगे, इसीलिए ये चीज़ें प्योर हैं। ETC। अभी ये बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर P4 क्यों लिखा है, एसिड क्यों लिखा है, सल्फ़र क्यों नहीं लिखा, फॉस्फोरस क्यों नहीं लिखा। इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब कुछ आएगा। ऐसे ही प्योर चीज़ों को हम एलिमेंट्स में क्लासीफाई करते हैं और बोलते हैं कंपाउंड्स। साइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही चीज़ें प्योर हैं, एक तो एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, और भी बहुत सारे कंपाउंड आप लिख सकते हो, अमोनिया लिख सकते हो। और सबसे अच्छा एग्जांपल ETC। कुछ याद ना आए? ETC। कई बार पहले बच्चे पहला ही एग्जांपल ETC, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी कि सर आपने तो कहा था कि चीज़ें हम तब प्योर मानते हैं जब उनमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम हो, पर यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, सर यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चेंज हो गए। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। फिर आके बोले सर कम अगेन, बोले सर इसमें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चेंज हो गए। फिर ऐसे समझाते हैं इसको, इस तरीके से समझिए। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है, किसका सिलेंडर है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है, और सिलेंडर पे जैसे नॉब लगी होती है, आप उस नॉब को ओपन करते हो, गैस बाहर आती है। तो अगर आप उस कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर को की नॉब को 1 सेकेंड के लिए खोलोगे तो क्या बाहर आएगा बेटा? तो बच्चे बोलते सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने बोला नहीं, आपके हिसाब से तो कार्बन बाहर आना चाहिए था या ऑक्सीजन बाहर आना चाहिए था। कुछ समझे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ऐसे को ऐसे समझे। कंपाउंड्स के केस में मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेके चलो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स खुद क्या है? CO2। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे मिलके पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से अब तक क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात समझ में आई, जो एलिमेंट्स के लिए फंडामेंटल पार्टिकल है, जो एलिमेंट्स के लिए फंडामेंटल पार्टिकल है वो है एटम। इसको लिख लेते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल
एटम। एलिमेंट्स के लिए जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो एटम है। एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं बेटा। जैसे अगर बात करूँ, सबसे आसान बात, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं बेटा 1H1। हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 0। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन का फंडामेंटल पार्टिकल देखा जाए तो होगा हाइड्रोजन एटम, जिसमें बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसमें आपका एक प्रोटॉन है, ये शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो फंडामेंटल पार्टिकल एलिमेंट का वो एटम होता है। जबकि अगर बात करें फंडामेंटल पार्टिकल फॉर कंपाउंड, कंपाउंड के लिए जो फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल फॉर कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। जैसे कि अभी हमने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाने का तरीका है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूल। पिक्चर फॉर्म में दिखना है तो ऐसे देखिए, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी कंपाउंड का वो मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं हम इम्प्योर की। बेसिकली मैटर को हमने पहले दो तरीके से क्लासीफाई किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन निकल के आए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आए हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बेटा मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया, एक तो आपका प्योर और इम्प्योर। प्योर में हमने देखा सिर्फ दो चीज़ें प्योर हैं, एक आपके एलिमेंट्स प्योर हैं और एक आपके कंपाउंड्स प्योर हैं, क्योंकि इनमें जो भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सब सेम है। इसके बाद हमने एक बात और समझी, जो एलिमेंट्स के लिए फंडामेंटल पार्टिकल है वो एटम है, और जो कंपाउंड्स के लिए फंडामेंटल पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। अब आगे हम चलते हैं, हम इम्प्योर को लेके समझते हैं। इम्प्योर के लिए जो बेटा, इम्प्योर के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ मिक्सचर्स। मैटर का क्लासिफिकेशन इम्प्योर के लिए मिक्सचर्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम इम्प्योर बोलते हैं। अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा क्यों इम्प्योर बोल रहे हैं। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को CP लिख दे रहे हैं। CP क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे इसमें, और जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट है हम उन्हें क्या बोल रहे हैं बेटा? मिक्सचर्स। चलिए, मिक्सचर्स को आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। आपने कई बार सुन भी रखा होगा, पहले बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। पहले क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर्स। बेसिकली जितने भी टाइप के अभी मिक्सचर्स हम बात करेंगे, इन सारे मिक्सचर्स में बेसिकली एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है पार्टिकल साइज़ का। किसका डिफरेंस है बेटा? पार्टिकल साइज़ का। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, आओ इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आप एक गिलास पानी लें और उसमें नमक घोल दें, ठीक। अब अगर आप उस एक गिलास पानी को देखें बहुत ध्यान से, क्या आप बता पाएंगे कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है सर और ये सॉल्ट है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर और सॉल्ट मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का बस मतलब इतना है कि सॉल्ट वाटर में जाके ब्रेक हो जाता है और उसके एटम्स इतने छोटे हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स इतने स्मॉल हो जाते हैं कि आप उनमें डिफरेंस नहीं बता सकते। ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। अब आ जाओ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में बेसिकली आप डिफरेंस बता पाते हो। अब वही सेम एग्जांपल लो, एक गिलास पानी लो, शीशे के गिलास में लेना ताकि आप आर पार देख पाओ, और आप उसमें बेसिकली मिट्टी घोल दो। मिट्टी घोल दी आपने, अब आप देख के बताओ, आप मिट्टी के पार्टिकल्स आराम से बता पाओगे कि हाँ ये सर मिट्टी का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है। इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जहाँ पे हम ध्यान से
उन दोनों का डिफरेंस बता पाएँ। चलिए इसको लिख लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक बेटा, अब आपको समझ में आया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको थोड़ी थोड़ी इमेज क्लियर होगी। जितना हमारा काम का चलाना था हमने उतना काम चला लिया है। अब हम आगे बात करेंगे इसकी थोड़ी सी। अब बेसिकली ये सब आपके बेसिक्स के लिए था। अब हम बात करेंगे असली चैप्टर की, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। मोल समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज़ एटॉमिक मास। बेसिकली व्हाट इज़ एटॉमिक मास? तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कितना आसान है देखो, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के मास को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर कभी भी आपने एटम की भूले बिसरे कोई फ़ोटो देख ली हो तो ये दिखा होगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, बगल में है, आपको लगता होगा रिंग्स हैं। क्या है बेटा? रिंग्स। रिंग्स नहीं है, बेसिकली शेल्स है। बीच में बेटा होता होगा आपका न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, कौन होते हैं बेटा? आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जो शेल्स होती हैं इनमें बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये क्या होता है बेटा? आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात आपके मन में भी आई होगी, सर दिखने से ऊपर पता चल रहा है कि एटम में 3 चीज़ें हैं। एटम बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सर एक काम कर सकते हैं, अगर हमें एटॉमिक मास लिखना है और एटम 3 चीज़ों से ही मिलकर बना है, तो अगर हम तीनों का मास जोड़ दें तो बेसिकली हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है आपका एटॉमिक मास। बिल्कुल सच कह रहे हैं, एटॉमिक मास यही है। पर थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या है बेटा? थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ी सी गड़बड़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। जो मास ऑफ प्रोटॉन है आपका वो लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और ये जो वैल्यू है ये निकल के आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितनी निकल के आई बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। काफ़ी भारी लग रहा है, उठा पाएंगे आप लोग? देखेंगे तो उठाएंगे ना, देख ही नहीं पाएंगे, इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये। यहीं पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आता है वो निकल के आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये डिफरेंस आपको बहुत छोटा लग रहा होगा देखने में, पर ये जो डिफरेंस है इन दोनों के मासेस का, ये बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। वैल्यूज़ के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन या लगभग जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग 1834 टाइम्स होता है किसके बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आप खुद बताओ, कोई भी चीज़ अगर आपसे 2000 गुना हल्की है, कोई भी चीज़ आपसे कितनी हल्की है? 2000 गुना हल्की है, तो आप उसकी इज़्ज़त करोगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग चींटी की इज्जत करते हो, ज़मीन पे देखते हुए चलते हो कि अरे कोई भी चींटी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की भी इज्जत करनी चाहिए बेटा, करनी चाहिए। पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं थे जो हम इनका मास ले पाएँ। तो हमने एक जुगाड़ बिठाया। क्या जुगाड़ बिठाया बेटा? जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का मास था हमने उसको नेग्लिजिबल कर दिया। नेग्लिजिबल इन द सेंस कि हमने उसे कंसिडर नहीं किया।
अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं करेंगे फिर हम उसे एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, क्योंकि एटॉमिक मास तो यही है, एटॉमिक मास तो यही है। फिर हमें एक नई टर्म कॉइन करनी पड़ी, जिसमें हमने अपना मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लिया, जिसको हमने बोला मास नंबर। क्या बोला बेटा? मास नंबर। तो मास नंबर वो क्वांटिटी है जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। जो भी आपको एटॉमिक मासेस लिखे हुए नज़र आते हैं वो सारे मास नंबर्स हैं। क्या है बेटा? मास नंबर्स। और बाकी अगर आप मासेस में डिफरेंस देखें तो एज सच कोई डिफरेंस आना भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी कम है और इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से मास नंबर पे कोई भी डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो अगर भूले बिसरे कभी भी आप किसी एलिमेंट पे नज़र पड़ी होगी तो आपने देखा होगा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जिसमें हम लिखते हैं Z एक्स ए। क्या लिखते हैं बेटा? Z एक्स ए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब समझाते हैं अभी। Z जो है आपका बेटा वो है एटॉमिक नंबर। Z क्या है बेटा? आपका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आपका बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके बराबर होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ऐसे ही जो A है आपका, ये है आपका मास नंबर। अभी हमने डिफाइन किया था मास नंबर को। किसको डिफाइन किया था बेटा? मास नंबर को। और जो मास होता है आपका, मास नंबर होता है आपका, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। बेसिकली जो आपका मास नंबर होता है वो बराबर होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ये जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो हमारा कैरेक्टर है ये घनश्याम लाल। क्या नाम है बेटा इसका? घनश्याम लाल। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो घनश्याम लाल है ये टॉल है या शॉर्ट है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये टॉल है या शॉर्ट है। तो आपके मन में एक छोटा सा डाउट आएगा कि सर किसके कंपैरिजन में? पहले बगल में कोई इंसान तो खड़ा करो। जैसे अगर मैं बोलता ये हमारे रामलाल, और ये है हमारे सूर्यलाल। तो अब आप बता पाएंगे कि सर जो घनश्याम लाल है ये रामलाल से टॉल है और सूर्यलाल से क्या है? शॉर्ट है। अब बेटा आपको इस कहानी से एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया। एक बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आया कि सर जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो रिलेटिव होती है। जैसे हाइट, वेट, कलर, हर चीज़ क्या है बेटा? रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव है? किसी के कंपैरिजन में आप कोई प्रॉपर्टी चेक करते हो, और यह जिस चीज़ से आप कंपैरिजन कर रहे हो अगर हम इसे एक स्टैंडर्ड बना दें, क्या बना दें बेटा? स्टैंडर्ड बना दें, तो फिर हम किसी भी चीज़ की वैल्यू बहुत आराम से मेजर कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, पहले एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 1 kg? 1 kg क्या है? तो अजीब लगेगा, कई बच्चे इसमें बोलते हैं कि 100 ग्राम्स। फिर मैं कहता हूँ 100 ग्राम्स क्या है बेटा? कह रहे सर 1 kg। मैं कहा बहुत बढ़िया।
1 kg क्या है? बेसिकली 1 kg एक स्टैंडर्ड है। क्या है बेटा? स्टैंडर्ड। किस चीज़ का स्टैंडर्ड है? वेट का स्टैंडर्ड है ये। वेट का स्टैंडर्ड कैसे है? बेसिकली 1 kg क्या है? तो कुछ टाइम पहले तक तो एक सिलेंडर था। किससे बना हुआ था? इरिडियम प्लैटिनम का सिलेंडर था। ये बिल्कुल वैसा ही है। अब ये बिल्कुल कहानी वैसी है। एक साइंटिस्ट सुबह उठे, उनके घर में एक इरिडियम और प्लैटिनम का सिलेंडर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला आज से ये 1 kg है, आज से हमने इसको 1 kg मान लिया। अब कोई 1 kg कोई भगवान ने थोड़ी ना भेजा है, 1 kg इंसानों का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है। एक सिलेंडर उठाया और ऐसे बोला आज ये 1 kg है। थोड़ी अजीब सी बात लग रही है? बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ। बेसिकली एक स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे कि आप लोगों ने वेइंग बैलेंस कोई देखा हो, मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है। क्या है बेटा? बॉक्स। बॉक्स काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी है। पता कैसे करेंगे कितना हैवी है? आप क्या रखोगे? यहाँ पे सिलेंडर्स रखोगे। ऐसे ही आप नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स सारे सेम सिलेंडर्स हैं, सारे आइडेंटिकल हैं। और आपको पता चला कि एक बॉक्स को बैलेंस करने के लिए आपको कितने सिलेंडर रखने पड़े? कितने सिलेंडर रखने पड़े बेटा? 40 सिलेंडर्स रखने पड़े। और हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया था? एक सिलेंडर किसके बराबर होगा बेटा? 1 kg के बराबर। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें बॉक्स का वेट पता चला। ये जो हमारा बॉक्स है कितना भारी है? ये 40 kg भारी है। ये समझ में आया हमको। ये जो हमारा बॉक्स है ये कितना kg का है? 1 kg का। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको एक एलिफेंट का वेट लेना हो। किसका वेट लेना हो बेटा? एक एलिफेंट का वेट लेना हो। फिर से आप एलिफेंट यहाँ रखिए। क्या सर एलिफेंट रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, मेरा तराजू है, मैं कुछ भी रखूँ। और यहाँ पे हमें पता चला कि हमें कितने सिलेंडर रखने पड़े? 1200 सिलेंडर रखने पड़े। कितने सिलेंडर रखने पड़े बेटा? 1200 सिलेंडर रखने पड़े। तो जो हमारे एक एलिफेंट है उसका वेट कितना निकल के आया? 1200 kg। अब समझ में आया आपको कि एक स्टैंडर्ड बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बातें सारी क्लियर होंगी। अब 1 kg केमिस्ट्री के लिए बहुत भारी स्टैंडर्ड है। बेसिकली आपने खुद भी देखा, जिन पार्टिकल से हम डील कर रहे हैं वो आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। इनके कंपैरिजन में 1 kg बहुत भारी है। तो जो हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया, जो केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड चलता है, दैट इज़ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ठीक है। जो हमने केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड बनाया दैट इज़ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1/12 पार्ट किसी मास एक कार्बन 12 एटम का हम क्या माना? हमने स्टैंडर्ड माना। अब इस स्टैंडर्ड को मान के क्या हुआ? वही सेम बात जो हमने सिलेंडर को स्टैंडर्ड माना था। हम फिर से एक वेइंग स्केल लेंगे। इधर हमें जैसे अगर हमें पता करना है एक ऑक्सीजन एटम का वेट, एक ऑक्सीजन एटम का वेट, तो हम यहाँ पे अपना क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड। क्या रखेंगे बेटा? स्टैंडर्ड। और ये रखने के बाद हमें पता चला मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जो निकल के आया वो निकल के आएगा 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, मतलब क्या हुआ? इस स्टैंडर्ड को हमें 16 टाइम्स रखना पड़ा। सेम उसी एग्जाम्पल की तरह जैसे एलिफेंट को बैलेंस करने के लिए हमको 1200 सिलेंडर्स रखने पड़ रहे थे, ऐसे ही हमने अलग अलग एलिमेंट्स रख रखे थे।
जैसे हमें पता करना था मास ऑफ 1 सल्फर एटम, तो वो निकल के आएगा 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ऐसे ही जब हमने मास ऑफ एक सोडियम एटम का निकाला तो वो निकल के आएगा 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब बेसिकली प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं आप, ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं इंसान आलसी होता है, सच बताऊँ इंसान आलसी होता है। तो आलस की वजह से हमने इसको सोचा कि हम इसको डिफ़ाइन कर दें एक छोटी यूनिट में। किस में बेटा? छोटी यूनिट में, जहाँ से हमने इसकी वैल्यू रखी क्या? AMU। व्हाट इज़ AMU? एटॉमिक मास यूनिट। तो बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है AMU। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक AMU की वैल्यू कितनी निकल गई? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यहाँ से जो भी हमारे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना हो गया बेटा? 16 तो हम निकाल ही चुके थे। 16 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 AMU। ऐसे ही अगर हम बात करें मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम की, वो कितना निकल के आएगा? 14 AMU। ऐसी अगर बात करें मास ऑफ 1 सोडियम एटम की, तो क्या निकल के आएगा? 23 AMU। अच्छा, ये तो बात करी हमने AMU में। अब जितने भी हम बेसिकली रेगुलर लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं वो सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके ग्राम्स में, किलोग्राम में। तो हमारा भी मन हुआ कि इन AMUs के वेट को हम ग्राम्स में निकाल लें। किस में निकाल लें बेटा? ग्राम्स में निकाल लें। इससे ये हमने कैसे किया? एक मशीन का इजाद हुआ, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। किसका इजाद हुआ बेटा? स्पेक्ट्रोमीटर का। स्पेक्ट्रोमीटर कौन सी मशीन थी? ये ऐसी मशीन थी जो बहुत छोटे पार्टिकल्स का मास निकाल सकती थी। बहुत छोटे पार्टिकल्स का मास ये बता सकती थी मशीन। आप खुद सोचो, अगर आपके पास ऐसी कोई मशीन है तो आप सबसे पहले किसका मास निकालोगे? आपके मन में आएगा कि सर सीधे AMU का मास निकालो, फटाक से AMU का मास निकालो, क्योंकि सारे AMU के टर्म्स में ही है, सबका मास ग्राम में आ जाएगा। यही हुआ। सबसे पहले हमने निकाला मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जो कि निकल के आया 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। कितना निकल के आया बेटा? 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, जिससे हमें हमारे स्टैंडर्ड का पता चल गया, जो कि था 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जो कि निकल के आया 1/12 इंटू 1.99 10⁻⁻23। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या निकल के आया? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपकी वैल्यू है स्टैंडर्ड की, जिसे हमने क्या बोला था बेटा? 1 AMU। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्या हुआ, किसी भी एटम का मास हम निकाल सकते हैं। किसके टर्म्स में? ग्राम के टर्म्स में।
चलिए ये लेक्चर आज तक यहीं तक रखते हैं। आप मुझे होप होगी आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। अभी DPPs आपको 2 या 3 लेक्चर्स के बाद मिलेंगी, क्योंकि अभी तक कुछ कंटेंट हम पढ़ लें, उसके बाद हम अपलोड करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।